हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कैनर, वो भी कोरिलेशन का। हम कोरिलेशन का स्कैनर स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने कौन सा स्कैनर स्टार्ट करा है? अभी तक हमने रेग्रेशन का स्टार्ट करा था और उसको कंप्लीट कर लिया है 2 वीडियो के अंदर। तो आज की क्लास के अंदर हम कोरिलेशन स्टार्ट करेंगे और अगले 2 वीडियो में कोरिलेशन का स्कैनर भी खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं जो ले रहा हूं वो दिसंबर 19 का पेपर ले रहा हूं और ये पेपर सॉल्व करेंगे हम। एक वीडियो के अंदर हम 3 पेपर सॉल्व करेंगे। हमारा टारगेट ये रहेगा। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, उसको ध्यान से समझना। दोस्तों आपको ये स्कैनर करने से पहले आपको पहले कोरिलेशन चैप्टर अच्छे से रिवाइज्ड करना है। देखो दोस्तों, मैं बस बोल सकता हूं, ईमानदारी से आपको करना है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आज जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। मैं ये मानते हुए कराऊंगा कि मैंने ये बोला है कि आपको पहले रिवाइज्ड करना है। मैं पहले से बताते हुए चला हूं, हम उल्टा चल रहे हैं। मैंने रेग्रेशन स्टार्ट करा था तो मैंने कहा था कि आप कोरिलेशन का रिवीजन करना चालू कर दो, ये बोला था। आज मैं कोरिलेशन करा रहा हूं और मैं बोल रहा हूं स्टडी नोट नंबर 4 मीन मीडियन मोड का रिवीजन करना चालू कर दो दोस्तों। मीन मीडियन मोड जब तक खत्म नहीं होगा अगली वीडियो मत देखना, और कोरिलेशन का रिवीजन जब तक खत्म नहीं होगा ये वाली वीडियो मत देखना। तो कृपया करके बहुत बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है आपसे कि सर गलती मत करना, इग्नोर मत करना। जो मैं कह रहा हूं उसकी बात सुनो, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं कि आप जब तक ये चैप्टर को मत उठाना, स्कैनर मत करना जब तक आपका रिवीजन ना हो जाए कोरिलेशन का अच्छे से। कृपया करके मेरी बात को ध्यान समझे। मैं आपको 90 प्लस की ओर ले जा रहा हूं। कृपया करके मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। तो मैं ये मानते हुए चल रहा हूं, ये मेरी बात सुनने से पहले आपने वीडियो स्टॉप कर दी है। आप जब अगली बार वीडियो देखोगे तो मैं मानते हुए चल रहा हूं कि आपने कोरिलेशन का रिवीजन कर लिया होगा। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं। मैं मानते हुए चलूंगा कि आपको कोरिलेशन में आता है और मैं स्टार्ट कर देता हूं। मैं चाहता तो चैप्टर के साथ ही करा देता, बट इससे क्या होता है, इसके एक ही बार रिवीजन हो सकती थी। मैं आपको बताता हूं। हमने मान लो कोरिलेशन चैप्टर स्टार्ट करा, उसमें से हमने स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन कर लिए। सारे क्वेश्चन करने के बाद हमने स्कैनर उसी वक्त उठा लिया तो हमें ज्यादा याद था। बट अगर हम लास्ट में करते हैं तो इसका एक बेनिफिट ये है कि हम जो चैप्टर पढ़ के आ चुका वो हम भूल चुके हैं। तो एक बार हाँ रिवीजन हो रही है, हमारी रिवीजन यहाँ हो रही है, फिर स्कैनर कर रहे हैं, फिर एक बार पेपर के टाइम। तो देखा जाए तो 3 बार रिवीजन हो रही है। एक प्रोसीजर, एक स्ट्रेटेजी मैं लेकर चल रहा हूँ शुरू से, तो इसलिए मैंने लास्ट में कराया है आपको दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम ना, और स्टार्ट करते हैं दिसंबर 19 से। और दिसंबर 19 से आज का हमारा जो वो रहेगा, हम दिसंबर 19, जून 19 और दिसंबर 18 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको ले चलता हूँ स्टैटिस्टिक्स में, और जो भी कोरिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे आज यहाँ पर। तो पहले तो मैं आपको बड़ा क्वेश्चन कराता हूँ। तो बड़ा क्वेश्चन कोरिलेशन का कहाँ मिलेगा आपको? हमेशा बड़ा क्वेश्चन कोरिलेशन का आपको डी पार्ट में मिलेगा दोस्तों, डी पार्ट में मिलेगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट। तो मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं जून 19 का पेपर, क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट, और हमेशा डी पार्ट में ही आपको मिलेगा। क्या रहता है, रैंक ऑफ 6 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स R1। तो आपको रैंक पहले से दे रखी है R1, एंड द इकोनॉमिक्स R2 आर गिवन इन गिवन एज। तो मैं आपको एक बार नोट्स आपको खोल के दिखा देता हूं जो मैंने लिखवाए थे। वहां पर मैं रैंक वाला क्वेश्चन निकालता हूं तो आपको एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। 3 टाइप की प्रॉब्लम बताई थी मैंने रैंक कोरिलेशन में। देखिए सर, 3 टाइप की प्रॉब्लम बताई थी मैंने रैंक कोरिलेशन में। अगर आपको सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है तो यहाँ पर देखिए, इन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वी शैल स्टडी 3 डिफरेंट केसेस। तो व्हेन रैंक आर नॉट गिवन, व्हेन रैंक आर गिवन। तो इधर आपके पास कौन सी केस लग रहा है? व्हेन रैंक आर गिवन, व्हेन रैंक आर गिवन। R1 और R2 गिवन है पहले से। तो केस नंबर 2 देखते हैं सीधा। ठीक है दोस्तों,
तो केस नंबर 2 कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूं एक बार रिवाइज करने के लिए। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या करेंगे, आपको रैंक पहले से गिवन है, इसमें आपको एक बार R1 R2 गिवन है, तो आप D निकालोगे R1 माइनस R2 और फिर D स्क्वायर करोगे और D स्क्वायर लगाने के बाद ये वाला फॉर्मूला पुट कर दोगे, बस आपके पास R आ जाएगा। ठीक है सर, ये समझ में आता है आपको? चालू करें? हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। आपके पास सबसे पहले R1 क्या दे रखा है, R1 कितना दे रखा है और R2 कितना दे रखा है। फिर हम D निकालेंगे, ये होगा R1 माइनस R2, फिर D स्क्वायर कर देंगे। इतना ही करना है हमें। तो 6 2 5 1 4 3, 6 2 5 1 4 3 और इधर 4 3 2 5 1 6, 4 3 2 5 1 6। अब इसको सॉल्व करना आपको आता है। 6 में से 4 गए, कितना बचता है? 2, 2 में से 3 गए, माइनस का 1, 5 में से 2 गए, 3 बच गया, 1 में से माइनस 5, 1 में से 5 गए, माइनस का 4 बचा, 4 में से 1 गए, 3 बचा, 3 माइनस 6 माइनस 3 बचा। इसका स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। आपको n दे रखा है 6 स्टूडेंट है, आपको n दे रखा है 6 स्टूडेंट है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपके पास टोटल आपने करने के बाद डी स्क्वायर का यल फॉर्म लगाना है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1। तो यहां आप इसका टोटल करेंगे और r निकालना है रैंक कोरिलेशन से, r k कॉफ। तो कैसे लिखेंगे? 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर माइनस 1। चेक कर लीजिए दोस्तों। तो यहां डी स्क्वायर का टोटल कर देंगे, यहां पर हम 1 मिनट। तो सर ऐड कर देंगे इसको, 4 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 9 दैट इज 48। तो ये आपके पास 48 आ गया दोस्तों। एन आपको पता ही है, वैल्यू आपको निकालने आती है, सॉल्व करना आपको आता है। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर का मतलब इंटू 48 अपॉन में एन कितना है 6, यहाँ 6 का स्क्वायर माइनस 1। ये क्लियर है? 1 माइनस भाई 48 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो यहाँ के आपके पास आ गया 288। नीचे क्या होगा 6, यहाँ पर 36, 6 6 36 माइनस 1, ये हो गया 35, मल्टीप्लाई बाय 6 भी कर दिया तो 10 आ गया नीचे। मैंने कर दिया थोड़ा, और मैंने क्या करा, मैंने 36 में से 1 को माइनस करा, 35 आया और 35 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों, तो ये 210 आ गया। तो 288 डिवाइड बाय 210 दैट इज 1.37, 1 माइनस 1.37 37, ठीक है। अब 1 में से इसको माइनस कर देंगे, 1 माइनस 1.37 दैट इज माइनस, तो r की वैल्यू क्या आ गई माइनस 0.37। r की वैल्यू माइनस में आ सकती है नहीं आ सकती? हाँ जी सर बिल्कुल आ सकती है। r की वैल्यू माइनस 1 से 1 के बीच में होती है। तो ये देखो माइनस 0.37 आया। कितने नंबर का था क्वेश्चन? ये 6 नंबर का क्वेश्चन था, 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। रैंक कोफिशिएंट निकालना था, हमने निकाल दिया, तो 6 मार्क्स हमारे को मिल गए। ठीक है दोस्तों, फिर आगे भी इसका एमसीक्यू कर लेते हैं। तो इसमें एमसीक्यू देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखो ये मैंने एमसीक्यू आपको ये कराया था मैंने। तो दोस्तों ये आपके पास प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी है बहुत सिंपल है, मैंने इसको रेग्रेशन में कराया था, आप देखना ध्यान देना। कोरिलेशन भी द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन था r इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड एज वेल एज चेंज ऑफ स्केल। ये हर बार पेपर में आता है दोस्तों, हर बार पूछता है पेपर के अंदर। तो देखो जैसे कि स्टैंडर्ड डिवीजन इज इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑन स्केल। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप रटने से अच्छा सीखो दोस्तों। तो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है वो सीखेंगे, ठीक है। तो कहीं पर आप बहुत इंपॉर्टेंट जगह लिखो दो, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का मतलब। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है और चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या हो गया? अगर आपको ये समझ में आ गया दोनों चीज, तो फिर आप हर एक क्वेश्चन कर लोगे, आप दिमाग लगाकर समझ लोगे कि भाई क्या है। तो चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल बार बार आ रहा है, इसलिए मैं आपको ढंग से करा रहा हूं। तो चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब इट मीन
some value has been added, some value has been, कहीं बहुत जगह इंपॉर्टेंट जगह लिखो आप ये, some value has been added or subtracted, some value has been added or subtracted in the observation, जो हमें ऑब्जर्वेशन गिवन है, ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है, नंबर्स, जो हमें क्वेश्चन के अंदर नंबर्स गिवन है, अगर उसमें कुछ वैल्यू ऐड करते हैं या कुछ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हम उसको बोलते हैं, जो वैल्यू दूसरी निकल के आती है दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का चेंज हो जाना। आया समझ में नहीं आया? हाँ जी। इट मीन, याद है हमने एक क्वेश्चन करा था, इसके अंदर हम कह रहे थे कि अगर हम 2 से डिवाइड कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से कर दे तो क्या चेंज आता है, क्या होता है, तो हमने सीखा भी है ना, सीखा भी था। इट मीन some value has been multiplied or subtracted, subtracted नहीं, divide, multiply or divided in the observation। अगर कोई ऑब्जर्वेशन में हम किसी चीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो चेंज निकल कर आता है उसको कहते हैं हम क्या, चेंज ऑफ स्केल। नाउ जरा ध्यान सुनना, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको सिखाता हूं। एग्जांपल को ध्यान सुने। मान लो आपके पास ऑब्जर्वेशन है 2, 3, 4, 5, 6। हमने कहा भाई मल्टीप्लाई बाय 2, पहला 2 से मल्टीप्लाई करो। मैंने कहा सारे ये ऑब्जर्वेशन है, ये सारे क्या है, ये क्या है, ऑब्जर्वेशन। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, तो ये आ गया। तो जब मल्टीप्लाई हमने 2 से करा तो ये चेंज हो गया, ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ऐसे चेंज को नाम देते हैं चेंज ऑफ स्केल। समझ में आया नहीं आया? दूसरा पॉइंट हम अगर देखें, मल्टीप्लाई बाय 3, देखो डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया मैंने। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1, 3/2, 2, 5/2 और 3। तो ये जो चेंज हुआ इसको हम क्या नाम देंगे, इसको भी हम बोलेंगे चेंज ऑफ स्केल, इसको भी चेंज ऑफ स्केल बोलेंगे। अच्छा, अब तीसरा, अगर ऐड कर दूं, एडेड बाय 2, 2 को ऐड कर दूं, 2 से हर एक को 2 से ऐड कर दूं, तो जब मैंने 2 को ऐड करते हो 2 2 2 4, 3 और 2 5, 4 और 2 6, 5 और 2 7, 6 और 2 8। तो इसको हम नाम क्या देंगे, चेंज ऑफ ओरिजिन। पर अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्टेड बाय 1, तो अब क्या होगा, 2 में से 1 गए, 3 में से 1 गए 2, फिर 4 में से 1 गए 3, 4 और 5। इसको भी हम क्या नाम देंगे, चेंज ऑफ ओरिजिन। तो 2 बात तो समझ में आ गई। जब हम किसी भी ऑब्जर्वेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी नंबर से, तो जो नंबर निकल कर आता है दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ ओरिजिन। और जब किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं उसके बाद जो नंबर निकल के आता है दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब लॉजिक बिल्कुल क्लियर है ढंग से? हाँ जी, ढंग से क्लियर है। अब आपसे पूछ रहा है द कोरिलेशन, जो आर है दो वेरिएबल के बीच का जो आर होगा वो इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन और एज वेल एज चेंज ऑफ स्केल। तो दोस्तों हमारी एक प्रॉपर्टी है कोरिलेशन के अंदर, कोरिलेशन चैप्टर के अंदर, और वो प्रॉपर्टी कहती है कि आर के बीच में दो वेरिएबल, एक्स और वाई दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल के बीच में अगर आर निकाला जाए तो वो इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ ओरिजिन और एज वेल एज चेंज ऑफ स्केल रहेगा, ऐसा प्रॉपर्टी कहती है। इसलिए इसका ट्रू है आंसर। देखो हमारे सिलेबस के अंदर इसका क्या होता है, एक बहुत बड़ा वो है, कॉन्सेप्ट है कोरिलेशन, इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ ओरिजिन, कब इंडिपेंडेंट कब डिपेंडेंट। तो हमारे सिलेबस के अंदर वो नहीं है। हमारे सिलेबस के अंदर वो है कि एक प्रॉपर्टी बनाई है। देखो मैं आपको पूरा सिखा दूंगा,
ठीक है, फिर याद आपको यही करना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ ओरिजिन एज वेल एज चेंज ऑफ स्केल। तो इससे सही तरीका है कि याद ही कर लेते हैं, और याद करने का तरीका है कि भाई अगर हमारा इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ ओरिजिन, जो कोरिलेशन होगा दो वेरिएबल का वो इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ ओरिजिन होगा और साथ के साथ चेंज ऑफ स्केल भी होगा। मतलब इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है, अगर कोई नंबर हम ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ ओरिजिन। ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, चेंज, और कोई नंबर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल। तो कोई भी नंबर हम इंडिपेंडेंटली अपनी मर्जी से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, और उन दोनों का जो वेरिएबल आएगा बिटवीन द वेरिएबल आर जो आएगा वो भी इंडिपेंडेंट होगा, ऐसा कहने की कोशिश करता है। कोरिलेशन आर कोफिशिएंट, द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल इज, जो दो वेरिएबल के बीच का जो कोफिशिएंट होगा ये वाला, ये वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ ओरिजिन होगा और चेंज ऑफ स्केल होगा। तो ये आपकी एक दो मेन, आपको दो तीन याद करनी है, बस ज्यादा याद नहीं करनी। आपको क्या करना है, कोरिलेशन का एक बार कोरिलेशन चैप्टर का याद करना है, स्टैंडर्ड डिवीजन का याद करना है, और रेग्रेशन का तो मैं बता दिया था। कोरिलेशन में क्या होता है, इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों होता है, ट्रू है इसका आंसर। स्टैंडर्ड डिवीजन जब पढ़ेंगे तब सीखेंगे वहां पर। और दूसरा रेग्रेशन, मैंने रेग्रेशन वाले स्कैनर में आपको बता दिया था। ठीक है दोस्तों, इसका ना एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो हमारे सिलेबस के अंदर है नहीं। तो हमारे जो सिलेबस के अंदर है नहीं, हम क्यों पढ़े? देखो, एक नंबर के लिए हमें इतनी सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, वैसे हमारे में बहुत कम ज्यादा चीज है, तो जितना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उतना समझे। 4 बार अगर 4 पॉइंट है, बस 4 पॉइंट, स्टैंडर्ड डिवीजन वाला, तो कोरिलेशन, रेग्रेशन वाला और अरिथमेटिक मीन वाला में है, तो 4 बार आप चारों के अलग अलग तरीके से लिख कर कि भाई कौन सा चेंज इन स्केल है, कौन सा चेंज इन, तो चेंज इन स्केल मैंने चेंज इन ओरिजिन दोनों बता दिया, तो चारों के तरीके से आप इसको याद कर लोगे तो बस आ जाएंगे नंबर। इसके लिए हम इतने बड़े, उसको बहुत सारी क्लास लगानी पड़ेगी, उसको समझाना पड़ेगा, तो जब सिलेबस में है ही नहीं इतना, तो हमें इतना करना क्यों है ना? समझ में आ रहा है आपको? कभी आ जाता है एक नंबर का तो आगे, वरना ऐसी है। तो एक नंबर के लिए इतनी सारी मेहनत तो मुश्किल है, बेकार है। कॉन्सेप्ट हमारा क्या होना चाहिए, हमारे को ना स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए दोस्तों। तो इसलिए मैंने आपको बताया आर के अंदर इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ ओरिजिन और एज वेल एज चेंज ऑफ स्केल दोनों रहेगा, इसलिए आंसर ये ट्रू ना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं अपना और आपके पास कोरिलेशन का कोई क्वेश्चन? कोरिलेशन का ये हम कर चुके थे, ये रेग्रेशन का है, कर लिया था हमने, आर निकाल दिया था। रेग्रेशन कोएफिशिएंट में कुछ ना कुछ मैच करेगा दोस्तों, क्योंकि रेग्रेशन जब तक नहीं होगा जब तक कोरिलेशन ना हो किसी में। बस के अंदर इतना ही है। तो इसके अंदर करीब कितने नंबर का आया? एक नंबर का आपके पास ट्रू फॉल्स आया था, ट्रू फॉल्स आया था क्वेश्चन नंबर 5 में, और उसका आंसर हमारा ट्रू था। तो दिसंबर 19 में कोरिलेशन 6 और 7 मार्क्स का है। दिसंबर 19 में कोरिलेशन 7 मार्क्स का है। अब हम नेक्स्ट पेपर देख रहे हैं अपना। ठीक है दोस्तों, अब हमने जून 19 का पेपर उठाया है, और जून 19 के पेपर मतलब इससे पहला वाला पेपर, जून 19 का पेपर हमने लिया है, और इसके पेपर में हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। पहले एमसीक्यू देख लेते हैं एक बार, कोई एमसीक्यू आया है जो हम कर सकते हैं। कोरिलेशन में एमसीक्यू कम आते हैं, आप ये देखिए, ये रेग्रेशन का था मैंने करा दिया था, ये रेग्रेशन का था मैं करा चुका। कोरिलेशन के एमसीक्यू कम आते हैं। देखो, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट डिपेंड ऑन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। दोस्तों ये हमेशा याद रखना, कोरिलेशन में हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है, चाहे वो चेंज ऑफ स्केल हो, चाहे जो चेंज ऑफ आपके पास ओरिजिन हो, चाहे वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो। यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, एक यूनिट होती है जिससे हम मेजर कर सकते हैं चीजों को। जैसे कोरिलेशन की मिली है एक यूनिट, जैसे नंबर्स हो गए मतलब 4, 5, तो ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। तो मतलब इंडिपेंडेंट रहेगा, डिपेंड कभी नहीं होगा कोरिलेशन में। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि कोरिलेशन के अंदर कभी भी डिपेंड नहीं रहेगा। डिपेंडेंट वर्ड आए तो फॉल्स है सीधा। कोरिलेशन क्या होगा, कोरिलेशन इंडिपेंडेंट है ओरिजिन पे, और इंडिपेंडेंट है स्केल पर, और इंडिपेंडेंट है यूनिट ऑफ मेजरमेंट पर। तो द कोएफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन तो ठीक है, ये तो ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन तो होता है, बट डिपेंड ऑन यूनिट नहीं, इंडिपेंडेंट। कोरिलेशन चैप्टर के अंदर इंडिपेंडेंट ही रहेगा, बस ये बात हमेशा याद रखना। इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन और इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो दैट इज फॉल्स, ये आपके पास फॉल्स रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल तरीके से याद हो गया हमें प्रॉपर्टी क्या कहती है। प्रॉपर्टी कहती है कि भाई जो कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट है वो इंडिपेंडेंट है ओरिजिन पे भी,
जो आर की वैल्यू वो इंडिपेंडेंट है, आर की वैल्यू कुछ भी आ सकती है ना। आर की वैल्यू जो आएगी दो वेरिएबल के बीच में, इंडिपेंडेंट रहेगी, ओरिजिन पे भी इंडिपेंडेंट रहेगी, आपके पास स्केल पे भी इंडिपेंडेंट रहेगी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बहुत सही तरीका बताया मैंने आपको। कोरिलेशन चैप्टर के अंदर जो भी इंडिपेंडेंट रहेगा स्केल, ओरिजिन और यूनिट ऑफ वो इंडिपेंडेंट, अगर डिपेंड वर्ड आया तो फॉल्स है, समझ लेना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने कौन सा पेपर उठाया, जून 19 का, जून 19 का पेपर उठाया मैंने। और जून 19 क्वेश्चन नंबर मैं कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5th का 8 पार्ट फॉल्स है, क्वेश्चन नंबर 5th का 8 पार्ट फॉल्स। फिफ्थ का 8 पार्ट फॉल्स है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। कोरिलेशन, इस बार आपको क्या दे रखा है, कह रहा कोरिलेशन निकालो और एक्स वाई दे रखा है। तो एक्स वाई से पहले मैं क्या निकालूंगा, पहले तो मैंने आपको बताया था सर रैंक के लिए हमें क्या देखना पड़ता है। और आपके पास अगर रैंक, देखो हम नंबर गिनेंगे 1 2 3 4 5, देखो ये तो 5 है, तो आप समझोगे ये रैंक भी हो सकती है, हाँ भी हो सकती है। बट नीचे देखो 6 आ गया और 7 आ गया, तो 5 तो नंबर ही है, तो रैंक कभी 5 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, तो इसलिए रैंक नहीं है, ये एक्स एंड वाई वेरिएबल है। तो उसको सॉल्व कर सकते हैं हम, पहले रैंक निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट, ठीक है, तो ये एक्स हो गया हमारा। सिंपल क्वेश्चन आते हैं दोस्तों बहुत ही ज्यादा। ये देखो एक्स कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। वाई हो गया आपके पास, वाई कितना है 4 6 2 1 7, 4 6 2 1 7। रैंक ऑफ, तो रैंक कैसे देते हैं दोस्तों, ये रैंक 1 हो जाएगी, जो सबसे बड़ा होगा उसको रैंक 1 देंगे, तो रैंक 1 एक्स का निकालेंगे, फिर रैंक 2 वाई का निकालेंगे, फिर डी इज इक्वल टू R1 माइनस R2 निकालेंगे, फिर डी का स्क्वायर कर देंगे और फॉर्मूला पुट कर देंगे। एन मेरे पे कितना है 5, एन मेरे पे 5 है, 5 कैसा आया, कितने नंबर है भाई, एक्स और वाई में 5 ही तो है, तो 5 आ गया। तो सबसे पहला बड़ा ये हो गया 1 2 3 4 5, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में नंबर है ना, तो नीचे जो सबसे बड़ा होगा उसको पहला रैंक देंगे। ये ला 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो अब माइनस करेंगे, बताओ 4 3 में से 5, 5 में से 3 गए 2 बचा, 4 में से 2 गए 2 बचा, 3 में से 4 गए -1 बचा, 2 में से 5 गए -3 बचा, 2 में से 5 गए -3 बचा, और 1 में से 1 गए 0। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 0 0 0। तो कितना आ जाएगा 9 और 10 और ये 18 आ गया। तो आर निकाल लेंगे, अच्छा इसने बताया नहीं था, ध्यान सुनना, इसने ये नहीं बताया कि हमें रैंक से निकालना है किससे निकालना है। तो आप किसी भी निकाल सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किससे निकाल दो, वह रैंक से निकाल दो, और अगर उससे निकालना चाहते हो दूसरे वाले तरीके से उससे निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रैंक से निकालना ज्यादा आसान रहेगा, उससे निकाल दो आप। तो बताओ क्या रहेगा, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 1। तो देखो सॉल्व करो दोस्तों, यहाँ पर इसको देखो, अगर क्वेश्चन के अंदर साइलेंट है, ये नहीं बता रहा कि कौन से मेथड से करना है, कैलकुलेशन से करना है, रैंक कोरिलेशन से करना है, तो जो आपको आसान लगता है उससे कर लीजिए। क्लियर है, तो बाय यूजिंग मेथड रैंक कोरिलेशन ऐसे लिख देना, बाय यूजिंग मेथड रैंक कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन वाला मेथड यूज कर रहा हूं, ये लिख देना, बस आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। क्योंकि आप या तो बताओ किस मेथड को अप्लाई करना, नहीं बताओगे तो हमारे को तो बहुत सारे मेथड है, हम कोई भी लगा देंगे। तो 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना आ गया, 18 आ गया, अपॉन में कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय 6, 108, 5 25 माइनस 1। सॉल्व कर देंगे, 25 में से 1 गए और मल्टीप्लाई बाय 5, 120। तो 1 माइनस 108 डिवाइड बाय 120, तो आया 0.9, तो 1 माइनस 0.9, तो कितना हो गया ये 0.1। तो आर की वैल्यू में आ गई रैंक कोरिलेशन 0.1। और क्योंकि दोस्तों अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमने कहा अल्टरनेटिव मेथड, कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, पेपर में तो एक ही से करना है ना। अब क्योंकि अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दोनों मेथड से करके देख लेते हैं, प्रैक्टिस तो और अच्छी हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो दोनों मेथड से सॉल्व कर रहे हैं अब। उससे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं कि रैंक कैसे, आर कैसे निकालते हैं कैलकुलेशन मेथड से, जब स्टैंडर्ड डिवीजन हमारे को गिवन नहीं होता।
व्हेन स्टैंडर्ड डिवीजन इज गिवन इन अ क्वेश्चन, जब गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर तो ऐसा तरीका है। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन नहीं है तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, व्हेन स्टैंडर्ड डिवीजन इज नॉट गिवन इन अ क्वेश्चन। तो कैसे निकालेंगे, ये वाला तरीका, सिग्मा एक्स वाई अपॉन में रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर डॉट सिग्मा वाई स्क्वायर, और ये भी लगा सकते हैं, पर हम इसको लगाएंगे ना, इसको क्यों लगाएंगे, जो सिंपल है, जो सारा सिंपल है उसको लगाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं दोस्तों आपको नोट्स की तरफ ले जाऊं तो कार्ल पीटरसन मेथड जब मैंने स्टार्ट करा था उसके अंदर हमने सीखा था कि आर कैसे फाइंड आउट करना है, ये हुआ डायरेक्ट मेथड। तो ये इसी तरीके से हम फाइंड कर देंगे, सबसे पहला तरीका यही बताया था मैंने आर निकालने का, तो इसी तरह फाइंड कर लेते हैं सिंपल। तो हमें क्या चाहिए, अल्टरनेटिव मेथड बाय यूजिंग कार्ल पीटरसन मेथड लिख देना। तो देखो सामने ये वाला मेथड है, तो हम इसको बाय कार्ल पीटरसन मेथड से लिख सकते हैं। पेपर में कोई एक ही करना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं x 1 2 3 4 5, फिर लिखते हैं y 4 6 2 1 7 4 6 2 1 7, ये हो गया y। अच्छा मुझे बताओ x का मीन कैसे निकालेंगे और y का मीन कैसे निकालेंगे। पहले तो मुझे इसका टोटल करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं x का मीन निकालने के लिए मुझे x का टोटल करना पड़ेगा। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15 आ गया, ये हो गया 15 डिवाइड बाय 5, तो 3 मीन आ गया। 4 + 6 + 1 + 2 + 7, यह है 20, 20 डिवाइड बाय 5, ये आ गया 4। तो मैं छोटा वाला x कैसे निकालूंगा, x माइनस x का मीन, याद आ रहा है, और छोटा वाला y कैसे निकालेंगे, y माइनस y का मीन। फिर क्या निकालेंगे दोस्तों, सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर और सिग्मा एक्स वाई। क्यों निकाला, फॉर्मूला देखा हो आपने, अगर फॉर्मूला ध्यान से देखा हो तो सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए, सिग्मा वाई स्क्वायर चाहिए, सिग्मा एक्स चाहिए। एक्स स्क्वायर निकालने के लिए एक्स चाहिए मुझे, तो एक्स कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, दिख रहा है आपको, और आपने अगर प्रैक्टिस करी होगी अच्छे से तो आपको और बढ़िया समझ आ रहा होगा। तो r इजिकल टू रूट में सिग्मा एक्स वाई अपॉन में रूट, क्या था, अच्छा वो पूरे में नहीं था, सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। अब एक ही करके पहले तीनों की वैल्यू निकाल देता हूँ ऊपर से, ध्यान देखिए। 4 में से पहले एक है, एक माइनस 3, इधर देखो ये मीन, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1 और ये 2, ऐसे 4, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 4 2, 2 माइनस 4 माइनस 2, 4 माइनस 1 1 माइनस 4 माइनस 3 और 7 माइनस 4 प्लस 3। हमेशा इसकी और इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी जोड़ने के बाद। आप देखो एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 0, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, इसका करा मैंने स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और आपके पास इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको, तो 2 0 जा 0 माइनस 2 1 0 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई माइनस 3 और 2 3 जा 6, इन तीनों का टोटल करेंगे। 4 + 1 + 1 + 2 दैट इज 8, 4 + 4 + 9 + 9 34, ये आ गया 1, 6 माइनस 3 माइनस 2 1। चलो सर इसको सॉल्व करते हैं, तो r निकल जाएगा, तो 1 अपॉन में रूट, या 8 और या 34, 8 मल्टीप्लाई बाय 34, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 34 कितना है, r इजिकल टू रूट में 272, रूट कर देंगे 272 का, तो आ जाएगा 1 अपॉन में 16.50, तो r की वैल्यू निकालेंगे 1 डिवाइड बाय 16.50, यह है 0.06। ठीक है दोस्तों, सर यहाँ पर r और वहां पर r तो अलग आ गया, सर आएगा अलग, क्योंकि ये वाला मेथड अलग तरीके से अजम्पशन लेता है, वो मेथड अलग तरीके से अजम्पशन लेता है। ये वाला मेथड है रैंक कोरिलेशन कहता है, हम तो रैंक के बेसिस पे बांटेंगे भाई, r निकालेंगे। ये कहता है भाई हम रैंक के बेसिस में, हम मीन के बेसिस पर r निकालेंगे। तो दोनों का मेथड, दोनों का सोचने का नजरिया अलग था, दोनों एक पर्सन थे, मैंने आपको बताया था, और दोनों का सोचने का नजरिया अलग था, इस वजह से इनकी वैल्यू में थोड़ा चेंज आएगा ही आएगा। ठीक है, और ज्यादा का चेंज नहीं आया, 0.4 का ही आया।
दोस्तों मैंने गलती देखी है, मेरे से गलती हो रखी है, ये मैंने इसका स्क्वायर नहीं करा यहाँ पर देखो 2 ही लिख दिया गलती से, और मुझे स्क्वायर करना था यहाँ पर, तो इसलिए थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है यहाँ पर। लो जी, आंसर में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, हाँ पर थोड़ा मिलता जुलता आएगा, मतलब मिलता जुलता, ज्यादा भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है। ये आपके पास 10 आया, बाकी सब मैं चेक करा था तो मैंने देखा कि यहाँ तो गलती हो गई, तो यहाँ आपके पास 10 आया। ये 10 है दोस्तों, ये भी अलग आएगा, ये भी अलग आएगा, और ये भी अलग आएगा। फिर यहाँ आ गया 10 और ये आ गया 340। अब 340 का कर देंगे रूट, ये आ गया 18.44, तो 1 डिवाइड बाई 18.44 दैट इज 0.05। दोस्तों ये आपके पास आंसर है इसका। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है, कोई भी तरीके से कर सकते हैं, जो तरीका आप फॉलो करोगे, चाहे कैलकुलेशन, चाहे कॉन्करेंट डेविएशन, चाहे कोई भी, कैलकुलेशन, कॉन्करेंट डेविएशन, रैंक कोरिलेशन, तीनों में से जो सा सिंपल होगा वो कर लेना, ठीक है। और फॉलो अगर आया तो आप रैंक कोरिलेशन करना, वो भी मुझे सिंपल लगता है और अच्छा भी होता है वो। चलो भाई आगे हम बढ़ते हैं। अब मैं आपको साथ साथ दिखा भी रहा हूँ आपका नोट्स, तो यहाँ पर मैंने दिसंबर 19 का पेपर, मतलब जून 19 का पेपर भी कंप्लीट कर, ठीक है। अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे, आपके पास दिसंबर 18 का पेपर, ये मेरा दिसंबर 18 का पेपर है, पीछे पीछे चलते हैं, दिसंबर 19, जून 19 और दिसंबर 18, फिर जून 19, ठीक है। सबसे पहले तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता देता, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू, आप तो अच्छे से आ गया होगा आपको ये। तो इसमें और देख लेते हैं कहीं कोरिलेशन का मिल जाए। देखो ज्यादातर आ रहा है स्टडी नोट नंबर 4 से, आप देखो सामने आपको दिख भी रहा है बार बार, मीन, मीडियन, मीन डेविएशन, उसमें आएगा मजा करने में। स्टडी नोट नंबर 4 में बहुत टाइम लगने वाला है, आपको पहले मीन के क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, इकट्ठा तो आप कर नहीं पाओगे ना इकट्ठा, अगर आप कर लेते तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ये देखना, ये वाला क्वेश्चन मिला मुझे, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, द कोरिलेशन बिटवीन, देखना जरा, कोरिलेशन मतलब रिलेशन, कोरिलेशन मतलब रिलेशन, किसके बीच का रिलेशन, सेल ऑफ वुलन गारमेंट और द डे टेम्परेचर, तो क्या ठंड के कपड़े, वुलन गारमेंट मींस ठंड वाले कपड़े, जो ठंड में आप ठंड होती है तो बढ़ते हैं, तो डे टेम्परेचर का डे के हिसाब से ठंड के कपड़े बढ़ेंगे, बिल्कुल सही बात। टेम्परेचर कम होगा तो ठंड बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम होगा तो ठंड बढ़ेगी, टेम्परेचर सुनना ध्यान से, जितना कम होगा उतना ठंड बढ़ेगी और सेल ज्यादा होगी। तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया सर, नेगेटिव हो गया, देखो ना आप दोबारा सुनना, सेल ऑफ वुलन गारमेंट मतलब ऊन कब बिकेगा, ऊन ज्यादा कब बिकेंगे, जब डे ऑफ टेम्परेचर जब बढ़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए जितना टेम्परेचर कम होता है उतनी ठंड बढ़ती है, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा सेल्सियस के अंदर उतनी गर्मी बढ़ती है। तो जब टेम्परेचर कम होगा, जितना कम होगा उतनी ज्यादा सेल होगी, जितनी कम होगा उसका मतलब उतनी ठंड ज्यादा पड़ेगी और उतनी ज्यादा सेल होगी। तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है सर, इनवर्स हो गया, तो सर पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये आपके पास फॉल्स है। आ गया समझ में, तो सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है। तो देखो अगला एक क्वेश्चन और मिल गया हमारे को, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज मेजर इन लीनियर एसोसिएशन, क्या लीनियर कोरिलेशन से हम मेजर कर सकते हैं? हाँ, लीनियर कोरिलेशन पढ़ा था नहीं पढ़ा था, सब पढ़ा था, ये आपके पास ट्रू रहेगा। तो कोरिलेशन जो आर निकाल सकते हैं वो लीनियर कोरिलेशन से भी निकाल सकते हैं, लीनियर एसोसिएशन मतलब लीनियर, जो हमने पढ़ा था लीनियर वाला, आप देखें एक बार नोट्स आप जरूर देखें, अगर मैं आपको नोट्स दिखाऊं तो हमने लीनियर वाला भी पढ़ा था दोस्तों। वैसे लास्ट में कराने का मेरा ही थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्यों? क्योंकि करा हो ना करा हो कुछ पता नहीं चलता, बट सर फायदा लास्ट में कराने के लिए होता है। पॉजिटिव और लीनियर कोरिलेशन देखो मैंने कराया था ना दोस्तों, लीनियर कोरिलेशन, तो क्या इससे निकाल सकते हैं कोरिलेशन? हाँ निकाल सकते हैं सर, क्यों नहीं निकाल सकते, इसलिए ये आंसर ट्रू है। तो क्या बोल रहा है जी, द कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट इज मेजर लीनियर, लीनियर से भी मेजर कर सकते हैं आर, हाँ लीनियर कोएफिशिएंट कोरिलेशन से क्यों नहीं कर सकते, पॉजिटिव से कर सकते हैं, क्लियर है। तो यहां पर क्वेश्चन कौन सा पेपर है, दिसंबर 18 का, दिसंबर 18 का पेपर है। अच्छा यहाँ पर कितने नंबर का आया था, 6 मार्क्स और एक ट्रू फॉल्स, 7 मार्क्स का। यहाँ पर एक मिनट इसका लिख देता हूं मैं, ये तो सही रहता है। यहाँ पर हमारा कौन सा पेपर था, जून 19 में, जून 19 में कोरिलेशन 7 मार्क्स का है। अब मैं दिसंबर 18 पीछे पीछे जा रहा हूं,
तो दिसंबर 18 में कितने नंबर का है, ध्यान से देखें। ये भी 2 नंबर का ट्रू फॉल्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ट्रू फॉल्स है, छठा और सातवां है और 9वां है, 7वां और 9वां। 7वें का क्या है, फॉल्स, और 9th का क्या है, ट्रू। और क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट होगा, वो आपका देखो, देखना। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा। कुछ नहीं बोला तो किससे सॉल्व करूंगा, एक ही से करूंगा, और बाकी एक आप करोगे। तो एक से मैं कर रहा हूं, मैं तो रैंक से करूंगा, मेरे को ये सही लगता है, रैंक कोरिलेशन, ठीक है, वो सिंपल है। बाकी आप वो कर लोगे। वैसे तो मेरे को एक भी नहीं कराना चाहिए, दोनों कर लोगे आप, बट नहीं, एक बार करा लेते हैं तो ऐसा कॉन्फिडेंस होता है कि ये मैं बोल सकता हूँ कि मैंने सारे क्वेश्चन कराए थे। अगर एक भी छुड़वा दूं तो ऐसा लगता है कि नहीं यार सारे नहीं कराए, गलत हो जाएगा ये। इसलिए बोल सकता हूं मैं कि वीडियो लेक्चर में मैंने सारे क्वेश्चन कराए आपको स्कैनर के। चलो तो 7 4 6 3 5, 7 4 6 3 5, और यहाँ पर 13 11 10 6 10, 13 11 10 6 10। अब देखो 2 बार 10 आ गया यहाँ पर। अब समझ रहा है कौन सा केस है ये, तीसरा केस। एवरेज लेते हैं दोस्तों, और किससे चालू करते हैं, जो छोटा होगा उसको देंगे, जो छोटा होगा उसको देंगे, याद आ रहा है। तो R1, तो इसमें तो है नहीं कुछ, तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है, 1, रैंक उसको देंगे जो सबसे छोटा होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। R2 सबसे छोटा कौन सा है, 6 1, उससे बड़ा कौन सा है 10, और 10 कितना आ रहा है, 2 और 3 पा रहा है, तो 2 और 3 का क्या ले लेंगे, एवरेज। तो 2 + 3 डिवाइड बाय 2, दैट इज 2.5 2.5। ये क्या आ गया दोस्तों, 2.5 2.5। तो 2.5 2.5 यहाँ पे लिख देंगे। 10 इज रिपीटेड 2 टाइम, 10 इज रिपीटेड 2 टाइम एंड 10 इज रिपीटेड। देखा जाए तो ये अब खतरनाक हो गया, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा वाला फॉर्मूला था, याद आ रहा है आपको, एक एम वाला क्वेश्चन था। हाँ, तो 10 इज रिपीटेड 2 टाइम, 10 कितने टाइम रिपीट कर रहा है, 2 टाइम, इन सेकेंड एंड थर्ड प्लेस, सेकेंड और थर्ड रैंक पे। तो हमने क्या करा, एवरेज ले लिया, 2 + 3 डिवाइड बाय 2, 2.5। उसके बाद क्या, 3 तो चले गए 3, फिर ये आगे बाद 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 5 आ जाएगा। ये आपके पास डी हो जाएगा, R1 - R2, फिर सर डी स्क्वायर हो जाएगा। तो m, ये m हो गया, तो मेरा m कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ पर मैंने दे दिया, क्योंकि रिपीट कितने बार हो गया, 2 बार। चलो 5 में से 5 का 0, 2 में से 4 गए, माइनस का 2, 4 में से 2.5 गए, तो 4 - 2.5 दैट इज 1.5, प्लस का 1 में से 1 का 0, और 3 - 2.5 दैट इज 0.5, 0.5। इसका टोटल हमेशा 0 आएगा, ये बात ध्यान रखना है, और मैंने इसको प्रॉपर्टी भी समझाई थी आपको। डी स्क्वायर कर लेते हैं, 0 2 2 4, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 दैट इज 2.25, और 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 दैट इज 0.25। टोटल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 2.25 + 0.25 + 4 दैट इज 6.5। अब मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूं। तो रैंक कोरिलेशन का हमने फॉर्मूला कहां सीखा था, वैसे तो चले गया, पर मैं वो दिखाना चाहता हूँ जहां मैंने कॉन्सेप्ट लिखवाया था। ये रहा आपके पास। तो 1 - याद, ऐसा तो मुझे भी याद नहीं है फॉर्मूला, कौन रखेगा तुमको याद, देखो क्यों नहीं रखूंगा मैं याद, मैं क्यों याद करूँ, मेरा काम थोड़ा ना है, मुझे थोड़ा पेपर देने, पेपर आपको देने से ले याद आपको करना है, ठीक है। चलो मुझे याद रखने का फायदा क्या, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, और टीचर को याद क्यों करा टीचर, ठीक है। चलो 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर तो था ही, और नीचे n - था, और ये लगा देते हैं, मैंने आपको कौन सा भी समझाया था, ये भी लगा देते हैं। जितनी बार आएगा तो 1/12 n की क्यू - m लगाएंगे, तो अभी एक ही बार रिपीटेड हुआ है, तो ये r, देखो फॉर्मूले के अंदर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर तो था ही, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर तो था। अब डी स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया, इजिकल टू n की स्क्वायर -1, n स्क्वायर -1, बस। अब ये तो पहले भी था ऐसी, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपन में, ये तो पहले था, और प्लस 1/12
m की क्यूब माइनस m लगा देंगे जितनी बार रिपीट होगा। तो रिपीट अभी कितनी बार हुआ है, सिर्फ 10 ही रिपीट हुआ है, तो इधर लिख देंगे m बराबर 10 है, क्योंकि रिपीटेड आइटम एक ही है। अगर कोई और भी ज्यादा रिपीट होता तो आप उससे से कर पाता था, आपको क्या करना है, इसके बाद और लगा देते 1 माइनस 6 डी स्क्वायर क्या है, सिग्मा डी स्क्वायर 6.5 प्लस 1/12 m कितना है 10 की क्यूब माइनस 10 अपॉन में n कितना है, n 1 2 3 4 5 n 5 है और m 10 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1, ये ठीक है ना। हाँ जी, चलो अब सॉल्व कर लो। और आप अगले मेथड से, अल्टरनेटिव मेथड से करके दिखाओगे जैसे मैंने करा। पहले मीन निकालना है, मीन निकालने के बाद उसको माइनस करना है, फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना है, सिग्मा वाई स्क्वायर निकालना है, सिग्मा एक्स वाई निकालना है और फॉर्मूला पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 6.5 प्लस, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दो दोस्तों। पहले देखो 10 को पहले 3 बार मल्टीप्लाई करा तो ये 1000 आया, 1000 माइनस 10 कर दिया तो 990 आ गया, तो ये 990 आया ऊपर और डिवाइड बाय 12 ऐसे था। चलो डायरेक्ट नहीं करते, इसको 5 इंटू 24 कर दूं, 5 तो 25 में से एक गया। अब 1 माइनस 6 इंटू, देखो सीधा डायरेक्ट कर रहा हूं, 990 को पहले 12 से डिवाइड करो, तो ये इसको पहले 12 से डिवाइड कर दो, जो भी आया उसमें 6.5 प्लस कर दो, तो 89 आ गया सर, 89 आ गया। और नीचे 24 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 120, बस खत्म हो गया अब तो है। 1 माइनस 89 मल्टीप्लाई बाय 6 534 डिवाइड बाय 120, ये आया 1 माइनस दोस्तों यहां पर गलती कर दी, m 10 तोड़ना है, m तो एक ही है, रिपीट तो एक ही बार हुआ है, मैं 10 लिख दिया, 10 बार थोड़ा रिपीट, तो 10 कितने टाइम रिपीट हो रहा है दोस्तों, मैंने गलती कर दी एक, और आपको पता था m 2 टाइम रिपीट हो रहा है ना, 10 कितने टाइम रिपीट हो रहा है दोस्तों, 2 टाइम, तो 10 अगर 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो m बराबर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ गलती कर दी, 10 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, r गलत निकल जाएगा, गलती कर दी, आपको पता था, मुझे पता है, आपको पता चल गया होगा, 2 आएगा। देखो 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, 2 बार रिपीट हो रहा था तो 2 m होगा, अगर 10 3 बार रिपीट होता तो m 3 होता है ना, ये मैंने आपको पढ़ाया था, तो ठीक है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 1 जा 2 इंटू 2, ये आ गया -8 और 8 और 2 करेंगे तो 6 आएगा, 6/12, ठीक है दोस्तों। अच्छा 6/12 कर दिया तो 0.5 आया, उसमें 6.5 प्लस कर दिया दैट इज 7 आ गया, ये आपके पास आया 7, और 7 6 जा 42 आ गया, और 42 को डिवाइड कर देंगे भाई, ये तो बहुत बड़ा आ जाता, गलत हो जाता मेरे से, तो 42 डिवाइड बाय 120 दैट इज 0.35, तो 1 माइनस कर देंगे, 0.65 होकर आ गया। तो देखो ऐसे निकालेंगे यार 0.65, देखा जाए तो ये फॉर्मूला बड़ा नहीं है, हमें क्या करना है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1 तो करना ही था। अब आगे जितनी बार वैसे 10 2 बार रिपीट हो रहा है तो 1/12 m की क्यूब माइनस m, और 10 अगर एक और बार रिपीट होगा तो जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार डालते जाएंगे, एक बार बटा, हो गया सिंपल नॉर्मल। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, आज की क्लास के अंदर, आज की क्लास में हमने 3 अपने कोरिलेशन के 3 अपने कंप्लीट कर लिया है, क्या 3 स्कैनर कंप्लीट कर लिया, कौन कौन सा कंप्लीट कर लिया। अच्छा कितने नंबर का आया इसमें तो बता दो, कितने नंबर का आया है, दिसंबर 18 में, इसमें थोड़ा 1 नंबर ज्यादा आया है, कोरिलेशन, यह आया आपके पास 6 मार्क्स का ये है और 2 मार्क्स की एमसीक्यू, तो 8 मार्क्स का आया है। तो देखा जाए तो अब 8 मार्क्स का आ रहा है हर बार, चलो देखा जाए तो 7 मार्क्स का आ रहा था, और वो रेग्रेशन हमेशा कितने मार्क्स का आ रहा था, वो 8 मार्क्स का मिनिमम आ रहा था, तो 7 14 15 नंबर का तो यही आ गया दोस्तों, 15 नंबर का तो ये चैप्टर ही है पूरा, देखा जाए तो 15 16 नंबर का है चैप्टर, तो ये पूरा स्टडी नंबर थी 15 16, मैंने आपको कहा 15 16 नंबर का ये पूरा है, तो देख लो आप। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टडी नोट नंबर 4, मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डिवीजन वेरिएंस, इतना सारी चीजें थी उसमें, वो बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों, वो अगर कर लिया ना आपका बहुत मजा आ जाएगा कसम से। ये तो चलो आ ही गया, ये तो सिंपल ही है, तो मजा ही आ गया इसको करने में। 15 तो गेन करेंगे, साथ में जो है ना इंपॉर्टेंट चीज वो है 20-25 नंबर का, देखना हर बार 20-25 नंबर से आएगा वो पेपर, मतलब आधे स्टैट्स के पूरे पेपर में वही दिखेगा आपको, तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी है, अभी से लग जाओ, बस उसको करने के लिए तैयार कर लो। जैसे इस कोरिलेशन खत्म होता है अगली वीडियो के अंदर मैं अगली वीडियो से वो कराना चालू कर दूंगा, या पहला चैप्टर करा दूंगा, वो बहुत सिंपल सा है, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे भाई वाला चैप्टर। पहला चैप्टर तो थोड़ा सिंपल है, पहला तब तो कर लेंगे,
चलो वही स्टार्ट करूंगा, आप उसकी रिवीजन करना चालू करें कृपया करके। आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी 3 भी लेते हैं। देखो एक वीडियो के अंदर 3 पेपर लेंगे, एक वीडियो के अंदर 3 पेपर लेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। होपफुल आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। क्योंकि सर स्कैनर होना बहुत जरूरी होता है, और मेरा मोटिव रहता है कि सर पूरी की पूरी आपको दो सीएमए के लिए पूरा मैं लायबल हूँ कि भाई पूरा सीएमए का आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड करके दूं। मैं हर क्लास में अपना ये बोलता हूँ कि स्कैनर करना बहुत जरूरी होता है। स्कैनर तब करना चाहिए जब स्टडी मटेरियल कंप्लीट हो गया हो अच्छा से, ये गारंटी है। स्टडी स्कैनर करने के लिए सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, और मैं आपको बस ये करा रहा हूँ इसलिए सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि देख रहे हो कि ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो हम कर चुके हैं बुक में हमने। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।